नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास शो किस्सा कुर्सी का और मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। साल के आखिरी में हिंदी पट्टी के राज्यों में यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पॉलिटिकल पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर कई मुद्दों पर करारा प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले परिवारवाद की राजनीति पर हमला बोला और एक एक कर सभी ऑपोजिशन पार्टियों को निशाने पर लिया। इस दौरान विपक्षी दलों की सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर भी पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा। पीएम ने घोटालों की एक फहरिस्त गिनाते हुए एक एक कर विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर भी बहुत बड़ा बयान दिया, जिस पर देश भर में सियासत जारी है। अलग अलग पार्टियों की राय सामने आ रही है। इसके अलावा बात करेंगे कांग्रेस की गारंटी वर्सेस मोदी सरकार की गारंटी की, जिसमें कांग्रेस ने कर्नाटका में 5 गारंटी देने की बात कही थी, उन पर कितना अमल हुआ और इस पर हमला बोलते हुए मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार समेत कई गारंटी का जिक्र किया। इसके अलावा एमपी छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लेकर दिल्ली में मंथन का दौर जारी है। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शैलजा, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मंत्री टीसी सिंहदेव समेत कई नेता शामिल हैं, जहां आगामी चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। इसके अलावा मोदी कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल भी होने जा रहा है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर फेरबदल में नए चेहरे कौन होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर कही, वो इशू अब बढ़ता जा रहा है। भले ही मौका तो मध्य प्रदेश के भोपाल में हो बूथ का, लेकिन सबसे मजबूत कार्यक्रम का था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों पर जमकर वार किया। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, यूसीसी और पसमंदा मुसलमानों को लेकर विपक्ष पर चौतरफा घेरने की कोशिश की, जिससे विपक्षी पार्टियां तिलमिला गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद को लेकर एक तीर से कई निशाने किए साधे, लेकिन क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए।
विपक्षी पार्टियों के कार्यकाल में केंद्र से लेकर राज्यों तक में किस तरह से लूट मची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस भ्रष्टाचार को लेकर अब तक का सबसे बड़ा महाप्रहार किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। अब दूसरा देखिए, आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोजवेली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। किस्सा कुर्सी का में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे परिवारवाद पर। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी जुड़े हैं। मनु शर्मा हमारे साथ एडिटर राजस्थान के जुड़े हैं, महिमा कटारिया हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं, नवीन निशांत हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं, शक्ति कुमार हमारे साथ पटना से जुड़े हैं और चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। महिमा, पहला सवाल आपके रहेगा। परिवारवाद की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। जिस तरह अभी कुछ दिन पहले पटना में विपक्षी एकता की एक हमने बैठक देखी, विपक्ष के बड़े चेहरों को देखा। केवल अगर नीतीश कुमार को उसमें छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी नेता उसमें आए थे उनकी पहली, दूसरी या फिर तीसरी जनरेशन जो है इस समय वो राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय है।
क्या इसी परिवारवाद की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि भले ही आप इस पार्टी के 25 सालों से कार्यकर्ता क्यों ना हो, भले ही इस पार्टी को आपने खून पसीने से आपने खड़ा क्यों ना किया हो, लेकिन शीर्ष नेतृत्व पर अगर कोई बैठेगा तो वो परिवार का सदस्य ही बैठेगा। बिल्कुल आशीष, देखिए जब प्रधानमंत्री ने फोटो अपॉर्चुनिटी की बात की थी, आपको ध्यान होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक फोटो अपॉर्चुनिटी हुई थी सभी विपक्षी पार्टी की। हालांकि तंज जो प्रधानमंत्री ने कसा था वो डायरेक्टली नहीं कसा गया था, नाम नहीं लिए गए थे, लेकिन साफ तौर से प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में ये साफ कर दिया था कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं, तो अब ये तो लोगों को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से अगर परिवार की बात आती है या डायनास्टी पॉलिटिक्स जिसे लगातार भाजपा बोलती आ रही है, अब वो कांग्रेस तक सीमित नहीं रह गई है। उन्होंने यहां पर लालू प्रसाद यादव की भी बात की, उन्होंने यहां पर केसीआर की भी बात की, उन्होंने उनके परिवारों की भी बात की, और यहां से साफ तौर से एक बात निकल के आई है कि भारत में डायनास्टिक पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 से पहले आशीष ये साफ कर दिया कि किसी भी तरीके से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया। हालांकि अपने कार्यकर्ताओं से वो बात कर रहे थे, बूथ लेवल की ये बात थी, लेकिन सभी लोगों को ये संदेश दे दिया कि अगर आपको भला करना है किसी एक परिवार का तो आप इन सबको वोट दे सकते हैं, लेकिन अगर देश का भला करना है और अपने बच्चों का भला करना है तो आपको किसको वोट देना है ये आपको देखना पड़ेगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहां पर मध्य प्रदेश में जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री, तो तीन बातें तो लाजमी सी बात है, कई सारी बातें ऐसी आई थी जो साफ कर दी गई थी, लेकिन परिवारवाद पर प्रधानमंत्री ने खासकर ध्यान दिया था, उनके घोटालों पर खासकर ध्यान दिया गया था। प्रधानमंत्री ने तवज्जो दिया था कि किस तरीके से लोगों को यह समझाया जा सके कि अगर बात आती है विपक्षी एकता की, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि नीतीश कुमार राजधानी दिल्ली तक आते हैं, कूच करते हैं, उसके बाद सभी विपक्षी पार्टी बिहार जाती है, बिहार में एकजुट होने की कोशिश करती है जिसमें आम आदमी पार्टी का सहयोग नहीं रहता है। तो क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? तो विपक्ष तो एकजुट होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश में साफ लफ्जों में यह बता दिया कि 2024 में अगर परिवारवाद का भला करना है तो आप इन पार्टीज को वोट कर सकते हैं या इन महिमा ना सिर्फ 2024 में बल्कि सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के, तो इन तीन बड़े हिंदी बेल्ट्स में चुनाव आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा पहले विधानसभा की तरफ था और उसके बाद लोकसभा की तरफ था। हमारे साथ चंद्रमणि भी जुड़े हुए हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। चंद्रमणि, यहां पर बात समाजवादी पार्टी की हुई, परिवारवाद में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसी परिवार का कोई एमपी बना है तो वो मुझे लगता है मुलायम परिवार का ही बना होगा। क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया है समाजवादी पार्टी की तरफ से? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जब वंशवाद और परिवारवाद का जिक्र किया तो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें भाजपा के कई नेताओं का वर्णन किया गया, जिसे अखिलेश यादव ने भी रिट्वीट किया। तो निश्चित तौर से अगर वंशवाद पर कोई बात होती है तो समाजवादी पार्टी अच्छी तरह से समझती है कि उसी पर निशाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के परिवार की भूमिका किसी से छुपी हुई नहीं। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अगर समाजवादी पार्टी से 5 सांसद जीते थे तो पांचों एक ही परिवार के थे। तो और अगर इस बार की भी बात करें, 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें या 2024 की लोकसभा चुनाव की बात करें, तो समाजवादी पार्टी का जो सैफई परिवार है वहां से दावेदारी आ रही है। अगर 5-7 सदस्यों की दावेदारी है, चाहे अखिलेश यादव की बात कर लीजिए या शिवपाल यादव की बात कर लीजिए, डिंपल यादव की बात कर लीजिए, धर्मेंद्र यादव की बात कर लीजिए, अक्षय यादव की बात कर लीजिए, तेज प्रताप यादव की बात कर लीजिए, इतने ज्यादा नाम आते हैं एक परिवार से। और यही कारण है जब वंशवाद पर कोई बात होती है तो समाजवादी पार्टी को बहुत चुभती है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर से अखिलेश यादव का नाम उसी दुखती रख पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ रख दिया। आलोक मेहता सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार का जिक्र किया, सभी पार्टियों के भ्रष्टाचार को उन्होंने बाकायदा बताया। कांग्रेस के लिए मनरेगा घोटाला, सबमरीन घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, आरजेडी के लिए पशुपालन घोटाला, बाढ़ घोटाला, लंबी फेरिस्त बताई। डीएमके का 1.25 लाख करोड़ की जो संपत्ति बनाई वो, टीएमसी का 23,000 करोड़ का घोटाला। घोटालों के सहारे, इन घोटालों को लेकर जो लगातार इन विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगते रहे हैं, बीजेपी अब आने वाले चुनाव में, अगर 3 राज्यों के चुनाव की बात पहले करें, तो इन्हें भुनाना चाहती है। बिल्कुल आशीष जी, आपने ठीक कहा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया है
2024 के ही एक तरह से उसके रास्ते निकालने के लिए, और प्रदेशों में भी चाहे परिवारवाद की बात हो, दिग्विजय सिंह के बेटे, कमलनाथ के बेटे बने अखिलेश जी, उस तरह से मुलायम सिंह, लालू यादव का परिवार पूरा, उनके भी परिवार में भाई बहन सब लड़ रहे हैं चुनाव। इस दृष्टि से उस पर हमला करना और भ्रष्टाचार जो आपने कहा जी, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि कैसे जेल से आए हुए हैं। लालू यादव तो जमानत पर है, राहुल जमानत पर है, कितने लोग जेल में रहे उसके बाद बाहर है। तो ये, और उन्होंने इस बात की गारंटी दी कि मैं तो करूंगा, मैं चाहे इनके लिए छोड़ूंगा नहीं। जो जनता यही चाहती है भ्रष्टाचार के खिलाफ। जबकि एक बात आशीष जी ध्यान रखें कि आरोप बीजेपी के नेताओं पर भी, चाहे मध्य प्रदेश में हो या राज्यों में हो, आरोप लगते हैं, तो उसका जवाब भी यही है कि भाई देखिए, उनका तो कोई ऐसा प्रमाण नहीं निकला, यदि होता है तो हम कार्रवाई करते हैं, अभी भी की जा रही है, चाहे लोकायुक्त कार्रवाई करे। लेकिन जिन लोगों के मामले ऐसे हैं, तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये, और साथ में जो आपने शुरू में कहा कि समान नागरिक कानून, इससे जनता में जो सही भावनात्मक जो जोड़ना, ये वर्कर, और यही कल जो कहा गया ये कि हर आदमी ये मैसेज पहुंचाए पार्टी का, क्योंकि इस मुद्दे को उन्होंने एक तरह से मुद्दे स्पष्ट कर दिए हैं। आलोक सर, और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने जो पार्टी कार्यकर्ताओं को यह कहा कि अब घरों तक लोगों के पहुंचिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये देखने को मिल रहा है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सोशल मीडिया तक सीमित रह गए हैं। हमारे साथ कुलभूषण भी हैं। कुलभूषण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो साफ संदेश था वर्करों को कि भाई अब सोशल मीडिया पर रहने का समय नहीं है, हालांकि सोशल मीडिया का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कहा यही जा रहा है कि बीजेपी के ज्यादातर बड़े नेता मध्य प्रदेश के या तो सोशल मीडिया पर रहते हैं, कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर रहते हैं। जो घरों तक पहुंचने की बात थी अब वो बहुत पीछे छूट गई है। कल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम दौरे कार्यक्रम की बात करते हैं तो कल के दौरे के पहले कहीं ना कहीं जो कर्नाटक से बूस्टर डोज कांग्रेस को मिला था, इसका फायदा कांग्रेस उठाती हुई नजर आ रही थी और कांग्रेस एक अति उत्साहित माहौल मध्य प्रदेश में बनाती हुई नजर आ रही थी। तमाम घोटाले, भ्रष्टाचार को उठाया जा रहा था। इसका जवाब हालांकि सरकार भी देती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया में कांग्रेस अटैक बीजेपी सरकार पर कर रही थी, इसका जवाब देना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। अब यहाँ पे कल के दौरे की बात करते हैं तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ के कार्यक्रम में जो संवाद कार्यक्रम लोग कार्यकर्ताओं से किया है, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से किया, उसमें जो उन्होंने संदेश दिया है, कहीं ना कहीं आज हमने तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, जो सीनियर्स लीडर हैं, जो उनके बयान सामने आए, उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आएगा। क्योंकि उन्होंने जो भ्रष्टाचार की बात कही, जो उन्होंने परिवारवाद की बात कही और जो यूसीसी की बात कही, तो इसको लेकर अब जो सरकार है वो अटैक कांग्रेस पे कर रही है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें तो हमने आज सुबह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से भी इस विषय में चर्चा की और अभी कुछ ही देर पहले हमने जब कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद से इस विषय में चर्चा की तो उन्होंने इसका विरोध किया। उनका यह कहना है कि बीजेपी जो है ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है, लेकिन 2024 के पहले यूसीसी एक संविधान, एक कानून देश में लागू किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जो तमाम मुद्दे, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, महंगाई का मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दों को जो है बीजेपी सरकार चुनाव में उठाती हुई नजर नहीं आ रही है और आम जनता का ध्यान भटका रही है। मोदी ने कार्यकर्ताओं को यही कहा कि आप घर घर जाइए, आप केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है उन योजनाओं मनु शर्मा जी के पास भी चलते हैं। कुलभूषण जी, मनु शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनु शर्मा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भले ही भोपाल में जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हो उनको संबोधित किया हो, लेकिन जो मुद्दे उन्होंने उठाए, चाहे भ्रष्टाचार का उठाया हो, चाहे परिवारवाद का उठाया हो, उसकी गूंज जो है वो राजस्थान में भी सुनाई देगी। क्योंकि राजस्थान में पिछले कुछ सालों में अगर 4.5 साल की बात करें तो सबसे ज्यादा पेपर लीक होने के मामले सामने आए हैं और राज्य सरकार इस विषय को लेकर कोई खासा कुछ कर नहीं पाई है। बिल्कुल आशीष सही कह रहे हैं। इस मामले में जो पिछले 15 दिनों से ही ये मामला भी देखने को मिल गया कि भारतीय जनता पार्टी है वो इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा गरमाने वाली है। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा कर्नाटक के अंदर उठाया था कांग्रेस ने, वही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्तासीन जो कांग्रेस पार्टी है उसके खिलाफ बनाने जा रही है। सीधे तौर पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता, लेकिन जो उनके सहयोगी मंत्रिमंडल के लोग हैं
कांग्रेस के लोग हैं, इनसे जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं तमाम भ्रष्टाचार के, वो मुद्दे जोर शोर से उठाए जा रहे हैं। पिछले दिनों ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ऐसा हमला बोला जिसमें 3-4 लोगों के खिलाफ इतने बड़े मामले निकालकर सामने लाए, जिसके अंदर चाहे महेश जोशी जलदाय मंत्री है, साथ में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल है, इनके तमाम मुद्दे इन्होंने जनता के बीच में ले जाना शुरू कर दिए हैं। जल जीवन मिशन को लेकर के जो गड़बड़ियां हुई, जो टेंडर हुए, उसके घोटाले सामने लाने शुरू कर दिए हैं। यूडीएच में जो टेंडर हुए, आईएएस अधिकारियों को कैसे लाभ पहुंचाया जा रहा है नियम कानून को धता बताते हुए, ये तमाम मुद्दे उठाने लग गए हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो राजस्थान के अंदर आने वाले चुनाव में बनने वाला है वो अब भ्रष्टाचारी बनने वाला है। राजस्थान के अंदर अगर भ्रष्टाचार के अगर आंकड़ों की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर पिछले 4 साल के अंदर प्रत्येक साल में 500 करीब केस बने हैं भ्रष्टाचार के। लेकिन अभियोजन की स्वीकृति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनके आला जो नेता हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं। पकड़ में आ गया, रंगे हाथों पकड़ में आ गया, लेकिन सरकार जब तक अभियोजन की स्वीकृति नहीं देगी किसी को सजा नहीं हो सकती, कानून अपना डंडा नहीं चला सकता है। तो साफ तौर पर है, आईएएस अफसर तक फंसे हुए हैं, नीरज के पवन फंसे हुए हैं, कुंजीलाल मीणा फंसे हुए हैं। ये तमाम जो और इन्हीं मुद्दों के सहारे मुझे लगता है कि राजस्थान में बीजेपी इन सभी मुद्दों को उठाएगी और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगी। नवीन निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात अब पर्सनल लॉ बोर्ड की करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो नारी को नारायणी का कॉन्सेप्ट है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम चलते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब भी बात आती है उसका विरोध शुरू हो जाता है। नवीन, अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बयान आया जिसमें आम आदमी ने, ये पार्टी ने कहा कि सैद्धांतिक तौर पर हम यूसीसी के साथ हैं, लेकिन इसमें सबकी रजामंदी जरूरी है। बिल्कुल, देखिए आशीष, बता दें कि संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव हैं, बड़ा पद है और राज्यसभा सांसद भी है। उनका ये बयान आया है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका हम सैद्धांतिक रूप से समर्थन करते हैं। आर्टिकल 44 का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि आर्टिकल 44 में भी इसका जिक्र है, लेकिन जरूरी है कि जो स्टेक होल्डर इसमें सम्मिलित हैं उनसे बात करनी चाहिए और उनकी सहमति लेनी चाहिए। जब उनसे सवाल पूछा गया कि कई मुस्लिम बोर्ड हैं, कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, तो उनका साफ कहना है कि केंद्र सरकार की एक कोशिश होनी चाहिए कि सभी दल एक साथ बैठे, सभी जो स्टेक होल्डर्स है वो एक साथ बैठे और सरकार जो यूसीसी है उसकी खूबियां बताएं, ये बताएं कि लोगों को उससे क्या कुछ फायदा हो सकता है और उसके बाद यूसीसी को लागू करना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी का ये साफ कहना है कि आम आदमी पार्टी सैद्धांतिक रूप से यूसीसी का समर्थन करती है, लेकिन केंद्र सरकार सभी दलों को एक साथ बैठाकर उनके इस पूरे मामले पर सहमति ले। नहीं, मतलब नवीन क्या माना जाए? आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि यूसीसी, जिसे देश का बच्चा बच्चा जानता है, समझता है, आजकल पढ़ने को भी मिल रहा है, उससे आम आदमी पार्टी के साथ यानी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सबके साथ केंद्र सरकार मिलकर साझा करे, बेनिफिट बताए और उसके बाद संसद में इसका साथ देंगे। बिल्कुल, देखिए जो ड्राफ्ट की बात हो रही है, क्योंकि ड्राफ्ट अभी तक नहीं आया है, तो आम आदमी के साथ है कि सैद्धांतिक रूप से सहमति है, लेकिन सभी लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी ड्राफ्ट आने का इंतजार कर रहे हैं और अभी भी आकलन किया जा रहा है कि यूसीसी में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता। तो आम आदमी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि इसके ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया जाए और जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कोई धर्मगुरु हो, कोई मुस्लिम लॉ बोर्ड हो या कोई राजनीतिक पार्टियां, सबको इसकी खूबियां बताई जाए, उनकी राय ली जाए और अगर किसी को कुछ आपत्ति है तो उस आपत्ति को भी दूर किया जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी सैद्धांतिक रूप से अभी के समय यूसीसी का समर्थन कर रही है। ये बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी सैद्धांतिक तौर पर ही सही यूसीसी का समर्थन कर रही है। आलोक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक सर, दुनिया के कई इस्लामिक मुल्क हैं, चाहे मैं तुर्की का जिक्र कर लूं, चाहे मैं इंडोनेशिया का जिक्र करूं, वहां बहुविवाह की परंपरा नहीं है, एक ही शादी होती है। भारत में अगर ये चीज लागू हो जाती है तो फिर यहां पर दिक्कत क्यों आ रही है? क्यों तलाके हसन, तलाके बाइन अभी भी चल रहा है? एक मुल्क में दो अलग अलग कानून क्यों गवर्न किए जा रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से इस बात को उठाते रहे और आज से नहीं, 52 से आप ये देखिए समान नागरिक कानून के लिए और संविधान में भी उसका प्रावधान रहा है। लेकिन जैसा वो खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा कि तुष्टीकरण के कारण राजनीतिक दल, पर अभी जैसा कहा गया कि आम आदमी पार्टी भी सैद्धांतिक रूप से कह रही, मतलब वो ये दिखाना चाहती है कि नहीं हम हिंदुओं के साथ भी हैं, लेकिन वो है कि हाँ इसको बताइए तो इस क्लास पर हमारा विरोध है या इस मुद्दे पर हम साथ देंगे, इस पर नहीं देंगे। वो एक गोल बोल उनका जवाब है। कुछ पार्टियां निश्चित से जो खास करके मुस्लिम समर्थक है या चिदम्बरम साहब कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं,
वो खुल करके इसका विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तो सांसद कम है, तो कांग्रेस का समर्थन ये संविधान की दृष्टि से राज्यों में भी उसको पास करें या कुछ कानून बनाए जाएं, इस दृष्टि से इसे भारत में राजनीतिक कारणों से विरोध, वरना सबसे आदर्श देखिए इस्लामिक कंट्री कहिए ये क्रिश्चियन कंट्री कहिए जहाँ चर्च को माना जाता है, वहाँ सब एक कानून। भारत जैसे देश में आपने अलग अलग कानून, ये ठीक है कि कुछ ऐसे प्रावधान करने होंगे जो ट्राइबल हमारे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था हो, तो वो तो सब जगह ऐसा हो सकता है कि जहां पर ऐसे इलाके हैं उनके लिए कुछ सुविधा किस तरह से उसी कानून में इसका प्रावधान रख सकते हैं। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि मोदी जी ने ये डिसाइड कर लिया है कि किसी भी कीमत पर अगले 2024 से पहले, मैं नहीं कह रहा विधानसभा से पहले, लेकिन संभव है कि उसकी पूरी तैयारी करके संसद में, और संसद में सबसे बड़ी बात ध्यान रखा जाए, संसद में उनका बहुमत है, दोनों सदनों में बहुमत, दोनों सदनों में बहुमत कुछ ऐसे दल हैं जो इसका साथ देंगे, वैसे भी दे रहे हैं इस मुद्दे पर, जहां पर उन्हें अल्पसंख्यकों के लिए बात नहीं है, पूरे देश के लिए, इस दृष्टि से उन्हें जो बात पर विश्वास है, इसलिए अब सरकार इसको एक तरह से आगे बढ़ा रही है किसी भी, ताकि एक जो बड़ा वायदा है 370 के बाद या तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी जो मुक्ति है। और एक लाइन और भी जोड़ूंगा, देखिए बच्चों का, आज सुबह मुझे किससे बात हो रही थी, बड़े नेता और कहीं की बहुत उद्योगपति भी हैं, उन्होंने यही कहा कि इस्लाम जो हमारे मुस्लिम भाई है उनके परिवारों में आज भी बाल विवाह टाइप चल रहा है। हाँ। अब उस पर भी आप उस कानून के तहत वो कहते हैं 12 साल 13 साल की बच्ची कर सकती है, 13 साल की बच्ची कर सकती है सर, 13 साल की बच्ची निकाह कर सकती है अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से चले तो भारत में मुस्लिम समुदाय के भले के लिए भी ये होगा कि बच्चियों पर अत्याचार न हो, महिलाओं पर न हो, और किसी भी जाति धर्म के लिए ये सबके लिए समान कानूनों, इस एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। महिमा हमारे साथ जुड़ी हुई है। महिमा, नवीन एक बात कह रहे थे, नवीन ये कह रहे हैं कि सैद्धांतिक तौर पर आम आदमी पार्टी तो साथ है, लेकिन जो सरकार है वो सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ एक मंच पर लेकर आए और उन्हें समझाने की कोशिश करे कि यूसीसी लागू होने से मुल्क में किस तरह से बेहतरी होगी, जो मुस्लिम बहनें हैं या फिर जो क्रिश्चियन हैं या फिर जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, उनको किस तरह से फायदा मिलेगा, ये समझाने की कोशिश करें। क्या सरकार की तरफ से आने वाले समय में क्या कोई ऐसी प्लानिंग है कि वो विपक्ष की सभी पार्टियों के साथ मीटिंग करें, या फिर लॉ कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन आएगी उसको सरकार जो है वो ड्राफ्ट के रूप में संसद में पेश करेगी कानून बनाने को लेकर? देखिए आशीष, जब बात आती है विपक्ष की, तो कहीं ना कहीं जब आम आदमी पार्टी ने इसका समर्थन दिया है, जिस तरीके से नवीन और आपने बताया कि आम आदमी पार्टी का हालांकि समर्थन बन चुका है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी दरकिनार होती नजर आ रही है कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि बाकी की विपक्षी पार्टियों को भी एकजुट होना चाहिए, उनको भी समझाना चाहिए। हालांकि जब यूसीसी की बात आती है या किसी का इस चीज को लॉ में कन्वर्ट करने की बात आती है, तो एक अच्छा खासा लंबा प्रोसीजर रहता है। आपने सही कहा कि एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। हालांकि अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा का यही कहना है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी की बात की है या इसका पिच रखा गया है यूसीसी का, तो बौखलाहट साफ तौर से नजर आ रही है विपक्षी पार्टीज में। अब चाहे वो कांग्रेस हो या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, कल देर रात इमरजेंसी मीटिंग भी आशीष बुलाई गई थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जिन्होंने कहा कि वो लॉ कमीशन पे अपना जो पूरा उनका पूरा कार्यक्रम है वो रखा जाएगा, उनकी तरफ से जो तफ्तीश है वो रखी जाएगी। तो तमाम चीजें जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कही गई। लेकिन वहीं अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि डाइवर्जनरी पॉलिटिक्स है, यानी डाइवर्जन की पॉलिटिक्स या टैक्टिक्स अपना रही है भाजपा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से कह दिया है कि यूसीसी को लेकर वोट बैंक पॉलिटिक्स करी जा रही है। तमाम जितनी पार्टीज हैं, सवाल ये है महिमा, संविधान जो है वो रीति से चलेगा ना, कुरीति से थोड़ी ना चलेगा। संविधान तो रीति से चलेगा, वो कुरीति से चलेगा नहीं, प्रथा से चलेगा, कुप्रथा से नहीं चलेगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। हेडलाइंस के बाद आपके पास वापस आता हूं। जहां मोदी भ्रष्टाचार को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों के कार्यकाल में हुए घोटाले को गिना रहे थे, वहीं इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लोगों को एक गारंटी भी दे दी। ये गारंटी है भ्रष्टाचारियों की किस कदर नींद उड़ा रही है, सुनिए। मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दूं? दे दूं? दे दूं? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी।
हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। और हमारे साथ हमारे तीनों सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुलभूषण जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भोपाल में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए गारंटी दी, हर घोटालाबाजों के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी दी। एक गारंटी हमने कांग्रेस की भी देखी थी, जब कर्नाटका में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस 5 गारंटी स्कीम के साथ चुनाव मैदान में आई थी, कांग्रेस ने जीत हासिल की। अब प्रधानमंत्री ने भी गारंटी दे रहे हैं, तो गारंटी वर्सेस गारंटी यहां पर देखने को मिलेगा। देखिए, कल जिस प्रकार से हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन भाषण सुना, उन्होंने सबसे पहले यूसीसी को लेकर जो बात कही कि एक घर में 2 कानून कैसे चलेंगे। उत्तर प्रदेश की एक जो बूथ कार्यकर्ता है रानी चौरसिया, उन्होंने ये सवाल किया कि अभी भी लोगों के मन में भ्रम है कि हम कैसे ये मैसेज आम जनता के बीच या मुस्लिम परिवार के मुस्लिम सदस्यों के बीच दें कि जो यूसीसी कानून है वो लोगों के हित के लिए है। तो जो उन्होंने उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन भाषण में दिया कि एक परिवार में अगर 2 सदस्य है तो एक सदस्य के लिए अलग कानून है, दूसरे सदस्य के लिए अलग कानून है। तो जब 2 कानून एक साथ है तो हमारा घर, हमारा देश कैसे चलेगा। एक सिंपल उदाहरण उन्होंने बूथ कार्यकर्ता के सवाल पर दिया। अब गारंटी की बात करते हैं, क्योंकि जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने 5 गारंटी मध्य प्रदेश में दी, जो वचन पत्र में शामिल किए गए हैं कि हम 1500 रुपए महीना महिलाओं को देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर महिलाओं को दिया जाएगा, इसके साथ ही ओल्ड पेंशन लागू की जाएगी, 200 यूनिट बिजली का जो बिल है उसे हाफ किया जाएगा। तो जब प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश दौरा होता है तो प्रियंका गांधी इस 5 गारंटी की जो है गारंटी लेती है कि मैं गारंटी लेती हूं, इसे हम मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। अब इसी को लेकर काउंटर और लगातार जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गारंटी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं कल उनके हमने उद्बोधन भाषण में उनको सुना। तो यहां पर जो गारंटी की बात कही जा रही है, जो भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, जो परिवारवाद की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं अब बीजेपी के तमाम जो सीनियर लीडर हैं प्रधानमंत्री के दौरे के बाद इस मुद्दों को जोरों शोरों से सोशल मीडिया और मीडिया में उठाते हुए नजर आ रहे हैं। भी नजर आएंगे। मुझे लगता है कि कार्यकर्ता सोशल मीडिया से बाहर निकलकर लोगों के घरों तक भी पहुंचेंगे, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। हमारे साथ शक्ति भी जुड़े हुए हैं पटना से। शक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोटालेबाजों का जिक्र किया, आरजेडी की तो उन्होंने एक लंबी सूची बता दी और ये कहा कि भाई पशुपालन घोटाला हुआ, बाढ़ घोटाला हुआ और इतने सारे घोटाले कि वो शायद नाम उनको ना ध्यान में रहा हो। आरजेडी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेकर क्या कुछ रिएक्शन आया है? देखिए, आरजेडी की तरफ से जो है इसको लेकर जो है बयान आया। आरजेडी ने कहा है कि जो पहले जो जहां से प्रधानमंत्री कल नरेंद्र मोदी भोपाल से बोल रहे हैं, वहां जो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार खास करके भोपाल में जिस तरह से घोटाले हुए हैं, कई घोटाले हुए हैं, आरजेडी की तरफ से कहा गया कि पहले उन घोटालों को लेकर जो है प्रधानमंत्री बात करें। बिहार में की सरकार, जो महागठबंधन की सरकार है, इससे कहीं नहीं जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, जो 23 जून के पटना में बैठक हुई, इससे जो है अब बीजेपी डर गई है, इसलिए तमाम जो मुद्दे बातें हैं उसकी बातें कर रही है। जो मेन मुद्दे हैं उन मुद्दों से जो है प्रधानमंत्री उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आरजेडी ये मानती है कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है क्या? की तरफ से कही जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल हमने इसको लेकर भी सवाल किया। आपको बताएं कि आरजेडी की तरफ से जो है कहा गया कि तमाम बीजेपी जो है उन मुद्दों को पहले करती है जो चुनाव में एजेंडा हो सकता है, उसको लेकर आरजेडी बात करी। देखिए, बिहार में कई घोटाले हुए, निश्चित रूप से उस समय लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। लालू प्रसाद यादव सजावता भी हैं, इसको लेकर वो अभी जमानत पे बाहर निकले हुए कई घोटालों में शामिल हैं। इसके बावजूद भी जो है जो महागठबंधन की सरकार है उसमें आरजेडी जो है अब इन घोटालों पर चर्चा नहीं कर रही है, बल्कि वो
उन घोटालों के बारे में बात कर रही है जो बीजेपी की सरकार खास करके जिन राज्यों में उसको लेकर चर्चा जो है बीजेपी आरजेडी के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। निश्चित रूप से आरजेडी का कहना है कि जो 23 जून की बैठक हुई है, जो विपक्षी एकता मजबूत हो रही है और आगे भी इसको लेकर 10 या 12 जुलाई को बैठक होगी, इससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी है, केंद्र सरकार है, वो डर गई है। आया कि जो विपक्षी एकता दल की जो बैठक हुई थी पटना में, उस बैठक के पूरा होने से पहले ही 2 बड़े मुख्यमंत्री वहां से चले गए। अरविंद केजरीवाल बीच से निकल गए और ममता बनर्जी भी बीच से निकल गई थी। जी बिल्कुल, देखिए उस बैठक में जो है तमाम चीज़ों, सबसे पहले जो है अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा, और अरविंद केजरीवाल ने पहले भी इसको लेकर कहा था कि विपक्ष की जो मुद्दे होंगे बैठक के, वो सबसे पहले अध्यादेश पर ही चर्चा होनी चाहिए। और इस आपको बताएं कि इस बैठक में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद जो है जो बैठक में बाकी दल थे उन्होंने पहले ये कहा, आपको बताया कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने पहले कहा कि कश्मीर में 370 का उन्होंने मुद्दा उठाया, और उसको लेकर जो है बातचीत और बहस भी हो गई अरविंद केजरीवाल और उमर अब्दुल्ला की। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दोनों के बीच में बहस भी हुई। उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए, और जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो अरविंद केजरीवाल वो पटना से चले गए। और खासियत इस बात की आप ये रही कि बैठक में जो अरविंद केजरीवाल की नाराजगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, जो संयुक्त पीसी होने वाली थी उस बैठक, उस हॉल में जो है तमाम जो पार्टियां थे 15, उन सब के नेताओं के नेम प्लेट बजाते कुर्सी पर जो है सब अंकित थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल का नाम जो है कहीं भी नहीं था। यानी कि मीटिंग स्टार्ट के कुछ ही देर के बाद ही अरविंद केजरीवाल जो है नाराज हो गए थे। इसके बाद ही जो है वो फिर भी विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि ऑल इज वेल, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को 2024 में जरूर रोकेंगे। हमारे साथ मनु शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं राजस्थान से। मनु शर्मा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल कहा कि हर घोटालेबाजों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, इसकी गारंटी देंगे। मध्य प्रदेश में भी कई सरकार पर, माफ करिएगा, राजस्थान सरकार पर कई तरह के घोटालों के आरोप लगे हैं। तो इस गारंटी का विधानसभा चुनाव पर क्या असर देखने को मिल सकता है? आशीष, बताना चाहूंगा कि इसका असर देखने को मिल चुका है। राजस्थान के अंदर जो अगर बात करें सीधे तौर पर, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा था, जिसको लेकर के यहाँ के स्थानीय नेताओं ने, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, इन्होंने तमाम जगह शिकायतें करी, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो। तो ईडी की एंट्री राजस्थान के अंदर हो चुकी है, और रीट का जो पेपर लीक का मामला था उसकी जांच शुरू हो चुकी है। ईडी ने उस मामले में यहाँ पर जो आरपीएससी के मेंबर थे बाबूलाल कटारा, उनको पूछताछ के लिए बुलाकर उनकी गिरफ्तार भी कर ली। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं वो सीधे तौर पर जो प्रधानमंत्री ने संकेत दिया इस मामले के, किसी घोटालेबाज को नहीं बख्शा जाएगा, तो वो इसी से जुड़ा हुआ मामला है। इसको इससे जोड़कर देखा जाना चाहिए कि बाबूलाल कटारा की जो गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा जो उनके सहयोगी और जो थे इस मामले में पेपर लीक करवाने में, 1 करोड़ रुपए में पेपर बेचा, लेकिन लाखों बच्चों का भविष्य जो है अंधकारमय हो गया। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर के एक्शन शुरू हो चुका है। अब बारी है यहाँ के जो स्थानीय नेताओं, जो इनकी सरपरस्ती में अगर कुछ हुआ है उस जांच में निकल करके आता है, तो वो नेता भी इस ईडी की कार्रवाई के जद में आ जाएंगे सीधे तौर पर, जिसके अंदर कुछ संभावित नेताओं के नाम चल रहे हैं, जिनकी सरपरस्ती में इन नेताओं को आरपीएससी का मेंबर बनाना कोई सीधे तौर पर नहीं बन जाता है। किसी ने किसी की सिफारिश होती है तब आरपीएससी का मेंबर बनता है। जो रीट पेपर लीक का मामला, उसमें डीपी जारोली जो हैं बोर्ड के अध्यक्ष, वो किसी के कहने से बनाए गए, किसके कहने से बनाए गए, उसके बाद से आज तक डीपी जारोली पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोर्ड अध्यक्ष पे पेपर लीक हो गया, मामला शांत पड़ा हुआ है। ये तमाम मामले रीट के जो हैं, ये सब ईडी की जांच इनकी शुरू हो चुकी है, और अब जो भी इसके अंदर सीधे तौर पर लिप्त पाए और मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में ये सारे मामले बीजेपी पुरजोर तरीके से उठाएगी भी। आलोक मेहता सर, ये सारे भ्रष्टाचार के मामलों की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और गारंटी दी कि कोई भी भ्रष्टाचारी जो है वो बच नहीं सकता, मुझे लगता है कि इस मुद्दे के साथ 2024 के तो चुनाव लड़ने तय हैं, लेकिन विधानसभा में भी अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान देखा जाए तो बीजेपी इसे भुनाने की कोशिश करेगी और इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगी भी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये आपको ध्यान हो तो छत्तीसगढ़ में अभी अपने साथी मध्य प्रदेश से भी है, छत्तीसगढ़ के भी साथी बता सकते हैं जी कि वहाँ वही शराब घोटाला दिल्ली की तरह से बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो उसमें जो करोड़ों रुपए का, इवन मुख्यमंत्री के साथ में जो डिप्टी सेक्रेटरी रही है, उसके करोड़ों रुपया मिल चुका है। कुछ और इस तरह के गंभीर आरोप छत्तीसगढ़ में आए हैं। और राजस्थान में भी एक बात आशीष जी, अपने मन जी शायद जानते भी होंगे कि जो असंतुष्ट गुट है सचिन पायलट का, उनके लोग अपने हाईकमांड तक को, मैंने हम लोगों को भी कई चीजें बताई गई है
उन्होंने तो मुख्यमंत्री पर अभी कोई अथेंटिक आरोप नहीं सामने आ सके, लेकिन मुख्यमंत्री के परिवार मतलब उनके बेटे को लेकर के हाईकमांड को काफी आरोप के डिटेल्स दिए हुए हैं। तो यदि वो उनको दे सकते हैं तो चुनाव आने पर हो सकता है बीजेपी, अभी तो बीजेपी उस मुद्दे को नहीं उठा रही चूंकि इसके प्रमाण अभी पब्लिकली नहीं आए, लेकिन हाँ पिछली बार भी चुनाव में वैभव गहलोत भी चुनाव लड़े थे और ऐसी स्थिति में स्थिति ये है कि वो यदि फिर से वो चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा नहीं लड़ते, विधानसभा लड़ते हैं, तो फिर गहलोत को भी निशाना बनाया जा सकता है। अभी तो अंदरूनी लड़ाई है, लेकिन आप बताइए कि पार्टी में ही जिनको माना जाता हो कि भ्रष्टाचार हमारी पार्टी में सबसे भयानक है, तो बीजेपी के लिए तो बहुत आसान है। और बाकी वो अपना जो असली एजेंडा है, ये सही है कि बीजेपी के पास नेतृत्व को लेकर के वसुंधरा जी पर जो आरोप रहे हैं और इसीलिए वसुंधरा जी का नाम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, और वो अन्य जो अच्छे जिनकी छवि के लोग हैं, चाहे वैष्णव हो, चाहे दिल्ली में मेघवाल हो, ऐसे लोगों को भी या शेखावत हो, ऐसे सब लोगों को आगे अलग विभिन्न क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है ताकि लगे कि हमारे पास क्लीन नेता हैं जो लीडरशिप है। और उनके पास लीडरशिप की बात हो रही है। मनु शर्मा जी, जैसा भी आलोक सर बोल रहे हैं, वैभव गहलोत को लेकर निशाना जो है वो साधा जा सकता है कैलाश गहलोत पर। हालांकि कैलाश गहलोत पर डायरेक्टली अभी तक कोई भी आरोप नहीं लगे हैं, लेकिन जैसा आलोक सर कह रहे हैं कि सचिन पायलट ग्रुप के जो लोग हैं उन्होंने आला हाईकमान को इस बारे में शिकायत भी की थी। अगर आपके पास सूत्रों के माध्यम से वो जानकारी है तो वो दर्शकों के साथ साझा करिएगा। देखिए, वैभव गहलोत का जो मामला है ये भी उठाया गया था। होटलियर हैं, बड़े जो उनके होटल भी बन रहे हैं, जयपुर के अंदर भी होटल चलता है उनका, जिसके अंदर कांग्रेस के विधायकों को बाड़ेबंदी में रखा गया था। उस होटल से जुड़ा मामला रतनलाल शर्मा का, जिसके अंदर वो उनके पार्टनर हैं। तो कहीं ना कहीं विदेश में जो है इन्वेस्टमेंट, उनका मनी लॉन्ड्रिंग का जो सारा मामला है वो उठाया गया था, ये सारा मुद्दा, और ये दिल्ली तक पहुंचा हुआ है, आला कमान तक ये मामला गया हुआ है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले दिनों इस मामले को लेकर के बड़ा मुद्दा गरमाया और उसके बाद में इसकी जांच की बात कही जा रही है।